हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब भाई स्प्रिंग में हम कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, यूनिट वगैरह पे बात करेंगे। देन फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ये क्या होता है, इसका डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो भाई यही है हमारे आज का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्प्रिंग के बारे में पढ़ना। अब भाई स्प्रिंग के बारे में तो सभी जानते हैं। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में सभी जानते हैं भाई। कुछ स्प्रिंग ऐसा बनता है, देख लो भाई। ठीक है, स्प्रिंग कुछ ऐसा बनता है। ये रहा हमारा स्प्रिंग। ठीक है, इसके ऊपर हमने कनेक्ट कर दिया एक इसके साथ लगा हुआ ब्लॉक हमारा। ठीक है, अब देखो ये ना अपने नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ यानी कि एक तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। यहाँ पे नेट फोर्स क्या है बेटा? जीरो है। ठीक है, तो भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो स्प्रिंग होता है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। वो अपने नेचुरल लेंथ, जो भी स्प्रिंग का लेंथ है उस लेंथ पे रहता है। ठीक है, अब सुनो, अगर स्प्रिंग को हम इलोंगेट करेंगे या तो कंप्रेस करेंगे। ठीक है, दो ही हो सकता है, या तो स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा, नहीं तो एक्सटेंशन होगा। अब इस दोनों केस में स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। कैसे होता है भैया? तो सुनो, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो कोई फोर्स डेवलप नहीं होता स्प्रिंग के अंदर, बट वही स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करो और नहीं तो क्या करो, एक्सटेंड करो। दोनों ही केस में डेवलप होगा। कैसे? जब हम स्प्रिंग को हम अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे होते हैं, तो अंदर की तरफ जब हम कंप्रेस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अंदर हो रहा है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, जिसको मैं एफ आर से लिख रहा हूं। ठीक है, सिमिलरली जब हम स्प्रिंग को बाहर एक्सटेंड कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसे बाहर खींच रहे होंगे, ठीक है, बाहर खींच रहे होंगे बाहर की तरफ, तो उस समय ऑपोजिट दिशा में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। इसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है भाई, इसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो आइए जरा इसके बारे में देखते हैं। जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, ड्यूरिंग कंप्रेशन हो सकता है या फिर एक्सटेंशन हो सकता है, उस रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, उसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या कह देते हैं? स्प्रिंग फोर्स कह देते हैं। स्प्रिंग फोर्स कह देते हैं। और एक मजे की बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट के विपरीत यानी कि ऑपोजिट दिशा में होता है कौन? स्प्रिंग फोर्स, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स। देखो, जब हम डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ कर रहे थे, ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, सिमिलरली जब हम डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ कर रहे थे dx, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऑपोजिट दिशा में लग रहा है। यानी हमेशा जो रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स है वो ऑपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट के। ऑपोजिट किसके होता है? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा डेफिनेशन पे बात करते हैं। स्प्रिंग फोर्स होता क्या है? द स्प्रिंग फोर्स इज द फोर्स exerted by a compressed or stretched spring upon any object which is attached to it। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अटैच है, कंप्रेस या एक्सटेंड कर रहा, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है स्प्रिंग फोर्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। क्या कह रहा है? आप जितना ज्यादा कंप्रेस करिएगा स्प्रिंग को, उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा इलोंगेट करिएगा स्प्रिंग को, उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। यानी कि यहाँ पे देखा जाए, जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक तरह से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई क्या, कि जो स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, जो बात एक ही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स के। एक्स यहाँ पे क्या है? या तो कंप्रेशन हो सकता है या तो एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स और जो हमारा एक्स है वो देखा जाए तो ऑपोजिट दिशा में है। ठीक है, अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, उसको के लगा दे रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट और ये हमेशा ऑपोजिट में से यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है भाई? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, हमेशा ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन रिस्टोरिंग, एक मिनट, ये क्या लग गया? रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग या स्प्रिंग फोर्स, या स्प्रिंग फोर्स क्या होते हैं? हमेशा ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव साइन फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स क्या होते हैं? इज ऑलवेज ऑपोजिट टू ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट विच इज एक्स।
ठीक है। तो भाई जो रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स है हमेशा ऑपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। इसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है। अच्छा सुनो, ये है फॉर्मूला स्प्रिंग फोर्स का। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है एफ एक्स बराबर माइनस के एक्स, एफ एक्स बराबर माइनस के एक्स, ठीक है। यूनिट सभी को पता है भाई, दुनिया में कोई भी फोर्स हो उसका यूनिट क्या होने वाला है, तो यूनिट तो भैया न्यूटन ही होगा, ठीक है। अच्छा डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन क्या होगा जल्दी बताओ फोर्स का, तो भाई डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, मास में 1, एल का पावर 1 और टी की पावर -2, ठीक है। जरा के बारे में बात कर लेते हैं। के एक नई क्वांटिटी आई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा के को यहीं पे रखो, बाकी सबको इधर फेंक दो। तो के बराबर क्या हो गया, फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया के का। के होता क्या है भैया, तो के को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। या तो इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। या तो इसको प्यार से हम क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। आगे चल के 12th में पढ़ोगे गैल्वेनोमीटर जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे 12th में, तो आप इसको टॉर्जनल कांस्टेंट भी कहते हैं, टॉर्जनल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। या इसको हुक्स लॉ कांस्टेंट भी कहा जाता है, और इसी को हम हुक्स लॉ कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इतने नाम से जाना जाता है। आप कौन सा याद रखो, दो याद रख लो, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा डायमेंशन बता सकते हो इसका, बहुत आसान है डायमेंशन निकालना। आ जाओ डायमेंशन भी निकाल दे रहे के का। भाई डायमेंशन क्या आएगा, तो देखो बेसिकली जो के का डायमेंशन है वो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। इसका तो डायमेंशन याद होगा आप सभी को, एम एल टी माइनस टू, है ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापते तो एल हो गया, एल ने एल को मार दिया, इसका डायमेंशन क्या हो गया, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। चलिए तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला याद रहेगा, एफ बराबर माइनस के एक्स, नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट है, ठीक है। ये क्या बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर और डायमेंशन हो गया एम टी माइनस टू, ठीक है। चलिए तो ये रहा हमारा स्प्रिंग फोर्स के बारे में, और इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। सॉलिड मैकेनिक्स में इसको प्यार से बोला जाता है क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को प्यार से हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। अब सुनो ये क्या है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान से सुनना है। अगर हम स्प्रिंग, ये नेचुरल कंडीशन में, ठीक है, इसका एक्स 0 है ना, यानी कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है इस पर। देखो जब हम स्प्रिंग को या तो इलोंगेट करेंगे और नहीं तो कंप्रेस करेंगे, तो स्प्रिंग के इलोंगेशन या कंप्रेशन में जितना वर्क लगता है वही वर्क स्प्रिंग के अंदर स्टोर होता है एज अ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो भी वर्क हम स्प्रिंग पे करते हैं, या तो उसको कंप्रेस करने में तो इलोंगेट करने में, वही वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है एज अ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो एक समझने के लिए डेफिनेशन था, जो कि बहुत प्यारा डेफिनेशन है। अब जरा बात करते हैं बुकिश लैंग्वेज में क्या है कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर है व्हेन इट इज कंप्रेस और स्ट्रेच। तो भाई जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, उस समय जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसी की वजह से रिस्टोर करता अपना, मतलब फिर से रिगेन करता पोजीशन को, ठीक है, विच अलाउज टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप। भाई इसी एनर्जी की वजह से तो वापस आता है। जैसे हमने मान लिया स्प्रिंग को क्या करा, एक्सटेंड करें, ठीक है, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। अब जब हम छोड़ेंगे तो वही एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी और अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। सिमिलरली जब हम कंप्रेस करते हैं तो एनर्जी स्टोर होता है जो कि इसको अलाउ करता है वापस उस पोजीशन पे या नेचुरल पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। तो इसी एनर्जी को स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, जो कि हम सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे इलास्टिक के बारे में, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अगर इतना आ गया तो आइए डेरिवेशन करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। डेरिवेशन किसका कर रहे हैं भाई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का कर रहे हैं। अब देखो डेरिवेशन करने के लिए थोड़ा छोटा सा आपको एक स्टेप लिखना पड़ेगा, क्या कि मान लो ये स्प्रिंग है जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये एक ब्लॉक कनेक्टर है जिसका मास m है, ठीक है। अब सुनो इसको मैंने क्या करा, हल्का सा स्ट्रेच करा, ठीक है, इस ब्लॉक को मैंने हल्का सा स्ट्रेच करा, लेट सपोज dx, ठीक है, कितना करा हमने, लेट सपोज dx डिस्प्लेसमेंट करा, ठीक है, dx इसको उठा करके यहाँ से यहाँ लेके आ गए, ठीक है। ये जो ब्लॉक है इसको उठा के हम यहाँ से यहाँ लेके आए। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx करने में हमारा वर्क डन भी क्या लगा होगा, वेरी स्मॉल लगा होगा। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई स्प्रिंग फोर्स ना एक वेरिएबल फोर्स है। कैसे भैया, जितना ज्यादा तुम खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा। तो फोर्स तो ईच और एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अगर फोर्स ईच और एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है इट मीन फोर्स क्या वेरिएबल है, और वेरिएबल का डायरेक्ट आप डेरिवेशन नहीं कर सकते हो, आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का हल करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का हल नहीं है, ठीक है। तो लेट सपोज हमने स्प्रिंग को
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेस करा, ठीक है। तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx स्मॉल वर्क हैज डन, ठीक है, स्मॉल वर्क हैज डन, ठीक है। और वो जो स्मॉल वर्क होगा dw वो बराबर होगा कहीं ना कहीं f डॉट ds के, ठीक है। अगर मेरे को कंप्लीट वर्क चाहिए तो मैं क्या करूंगा भैया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन मार दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन मार दूंगा। आइए, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स जरा इसको एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन करा तो कंप्लीट वर्क आ जाएगा W, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन रहने दो, F, ये देखो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा, तो वैसे F डॉट DS क्या होगा, F DS cos थीटा। अच्छा, आप थीटा बता सकते हैं इस केस में, थीटा क्या है, सुनो। अगर हम डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा इसके ऑपोजिट दिशा में, जो कि स्प्रिंग फोर्स है हमारा, ठीक है। तो जो फोर्स है बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ऑपोजिट है, तभी तो फोर्स के फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आ रहा था। और अगर ऐसा है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा बेटा, इसके बीच में एंगल कितना होगा, एंगल 180 डिग्री होगा, यानी थीटा 180 डिग्री है। यहाँ पे क्या पुट करना है, 180 डिग्री। तो वर्क बराबर इंटीग्रेशन एफ डी एस कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, cos 180 डिग्री का वैल्यू सभी जानते हैं क्या होता है भाई, -1, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, -1। चलो ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, वर्क बराबर इंटीग्रेशन एफ डी एस, और यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन जो कि मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। नेगेटिव साइन को मैंने क्या करा यहाँ पे, ये देखिए बाहर निकाल दिया। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला सभी जानते हैं क्या होता है, F बराबर -kx, ठीक है। F बराबर क्या होता है, -kx, या यहाँ पे हम क्योंकि s का टर्म ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट s में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप s लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भैया x नहीं ले सकते, वो ds के ds लिख दो, बात है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे -kx हो गया, केस हो गया, और s क्या बेटा, यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट है, लिख देना। यहाँ पे जो s है वो क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट है। इस वैल्यू को यहाँ पे रखिए, तो वर्क बराबर क्या हो गया, एक तो नेगेटिव पहले से ही है और अंदर में एक और नेगेटिव आ गया भाई, ठीक है, एक और नेगेटिव आया, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अच्छा, के तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, के को बाहर फेंक दे, के को भाई बाहर फेंक दे, तो क्या हो गया, के प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं बेटा, एस से डी एस का कर रहे हैं, इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, एस से डी एस का कर रहे हैं, एस से डी एस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब मुझे बताओ एस से डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ भाई वही आसान सा फॉर्मूला लगाना इंटीग्रेशन का, एक्स से डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 है, जहाँ पे कोई पावर नहीं होता 1 होता है बेटा। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इस पावर में एक ऐड कर दो, एडेड पावर को नीचे छाप दो, यानी इंटीग्रेशन क्या हो गया, s²/2 x²/2। सेम यहाँ पे करना, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यानी कि पावर में एक ऐड कर दो, ठीक है, और एडेड पावर को नीचे छाप दो, ठीक है, एडेड पावर को नीचे छाप दो। अच्छा, मान लो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यहाँ पे यहाँ से हुआ, s बराबर 0 से s' बराबर या s बराबर s, ठीक है। हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक कर रहे हैं, ठीक है। यानी लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे भाई, लिमिट 0 से s तक, लिमिट कहाँ से पुट करेंगे बेटा, 0 से s तक, तो यहाँ पे भी डाल दो लिमिट 0 से s तक, ठीक है। बस आंसर आने वाला, दिल थाम करके बैठे। तो वर्क बराबर क्या हो गया, वर्क बराबर क्या हो गया, ये के, अच्छा वैल्यू पुट करते हैं, एक बार s में s पुट करेंगे तो s का स्क्वायर बाय 2, और एक बार 0 पुट करेंगे तो 0² अपॉन में 2, ये वाला टर्म तो भाई गायब हो गया, तो बचा गया वर्क बराबर क्या होता है, हाफ k², ठीक है, हाफ k²। इसको आप इस फॉर्म में ज्यादा जानते हैं, ठीक है। आप इसको ना s बराबर x इसके फॉर्म में जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट x में लिखने की ज्यादा आदत होती है, तो इस वाले फॉर्मूले को कह सकते हैं क्या, वर्क बराबर हाफ kx², यहाँ पे स्क्वायर लगाना मत भूलें, स्क्वायर लगाए, ठीक है। तो ये रहा वर्क का फॉर्मूला। पर भैया हमें तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, तो वर्क निकाल दिए भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क की एनर्जी एनर्जी वर्क है, यानी यही वर्क स्टोर होगा एज अ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है किसका, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का, विच इज हाफ kx²। थोड़ा फील आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब भाई काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी में चेंज होने से होता है, ठीक है, इसलिए हाफ mv²। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट में चेंज, इलोंगेशन हो रहा है, एक्सटेंशन इलोंगेशन, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने की वजह से क्या आता है, जो एनर्जी स्टोर होता है स्प्रिंग में, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया तो भाई पहले तो इसे नोट डाउन करें, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, या मन करे तो कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी लेक्चर के साथ, टिल देन बाय।